नमस्कार, इंडिया टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पवन नारा। हिंदू वोट को एकचिट करने का नेक्स्ट मॉडल ऑन हो गया है। उत्तराखंड की पुष्कर धामी कैबिनेट ने यूनिफॉर्म सिविल कोड के ड्राफ्ट को मंजूर कर लिया है। 2 दिन बाद विधानसभा में बिल रखा जाएगा, फिर यूसीसी कानून बन जाएगा। उत्तराखंड छोटा राज्य है, लेकिन मैसेज बहुत बड़ा है। नरेंद्र मोदी की पार्टी चुन चुनकर सारे वादे पूरे कर रही है। हिंदू जनमानस जो चाहता है, मोदी वो सब दे रहे हैं। सवाल है कि बदले में कितने हिंदू मोदी को वोट देंगे। कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि मुस्लिम वोट एकजुट होगा और हिंदू वोट जातियों में टूट जाएगा। 24 के चुनाव में क्या क्या संभावना बन रही है, वोटों का गुणा गणित जोड़ भाग किधर शिफ्ट हो रहा है, 543 सीटों का पूरा हिसाब किताब आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। मोदी का एम मैक्सिमम वोट लाने की गारंटी। एम फॉर मोदी, एम फॉर मंदिर, एम फॉर मेहनत, एम फॉर महिला, एम फॉर मनी, एम फॉर मशीन, एम फॉर मुसलमान और एम से ही बनता है महागठबंधन। मोदी की पार्टी मैक्सिमम सीटें जीतने का लक्ष्य बनाकर चल रही है। 400 सीटों का वो लक्ष्य नजरों के सामने दिख भी रहा है। रोजाना उसका कैलकुलेशन भी हो रहा है। मोदी का लक्ष्य अचीवेबल भी लग रहा है, तो इसकी सबसे बड़ी वजह खुद मोदी है। मोदी माने ऐसा करिश्मा जिसके आगे हर विरोधी बौना लगता है। मोदी को हराने का ख्वाब देखने वाले विरोधियों को भी अब 400 सीट का लक्ष्य रट गया है। आपका इतना बहुमत है, अब तो पहले 330 334 की, अब ने तो 400 पार हो रहा है। राहुल गांधी चाहे जितने मंदिर चले जाएं, कांग्रेस पार्टी अपनी टाइमलाइन पर चाहे जितने मंत्र लगा ले, राहुल गांधी की पूजा हिंदू जनमन पर वैसा इफेक्ट नहीं छोड़ पाती जैसा इफेक्ट मोदी ला देते हैं। मोदी जब मंदिर जाते हैं, मोदी जब श्री राम की पूजा करते हैं, तो सब कुछ नेचुरल लगता है। विरोधियों का मंदिर जाना भी बनावटी लगता है। अयोध्या टू कामाख्या मोदी ने हिंदू वोट का नया कॉरिडोर बना दिया है और देश के सारे तीर्थों को उसमें जोड़ दिया है। राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा से पहले मोदी ने पूरा साउथ छान मारा। मोदी का नाम लेते ही हर हिंदू मन में अयोध्या, काशी और मथुरा की छवि बन जाती है। मोदी हिंदुत्व को इससे बहुत आगे तक लेकर चले गए हैं। मोदी ने अयोध्या को काशी और मथुरा से जोड़ दिया। राजा राम का नाम लेकर मोदी ने महाराष्ट्र के नासिक, आंध्र प्रदेश के लेपाक्षी, केरल के त्रिप्रयार, तमिलनाडु के श्रीरंगम, रामेश्वरम और धनुषकोडी को अयोध्या से कनेक्ट कर दिया। प्रधानमंत्री ने उज्जैन, केदारनाथ और बद्रीनाथ के भक्तों को देवघर के बाबा बैद्यनाथ के धाम से जोड़ दिया। ये मोदी ही हैं जिन्होंने पावागढ़ की समस्या हल की, महाकाली मंदिर पर 500 साल के बाद ध्वज लहराया, तिरुपति में भगवान बालाजी के दर्शन आसान किए और अब मोदी असम के कामरूप में मां कामाख्या कॉरिडोर बनवा रहे हैं। हमारे तीर्थ, हमारे मंदिर, हमारी आस्था के स्थान, ये सिर्फ दर्शन करने की ही स्थली है ऐसा नहीं है। ये हजारों वर्षों की हमारी सभ्यता की यात्रा की अमिट निशानियां हैं। भारत ने हर संकट का सामना करते हुए कैसे खुद को अटल रखा, ये उसकी साक्षी है। हमने देखा है कि एक समय में जो सभ्यताएं बहुत समृद्ध हुआ करती थी,
आज उनके खंडहर ही बचे हैं। दुर्भाग्य से आजादी के बाद जिन्होंने लंबे समय तक देश में सरकारें चलाई, वो भी आस्था के इन पवित्र स्थानों का महत्व समझ नहीं पाए। उन्होंने राजनीतिक लाभ के लिए अपनी ही संस्कृति, अपने ही अतीत पर शर्मिंदा होने का एक ट्रेंड बना दिया था। कोई भी देश अपने अतीत को ऐसे मिटाकर, ऐसे भुलाकर, अपनी जड़ों को काटकर कभी विकसित नहीं हो सकता। राहुल गांधी जिस रूट पर पैदल चले, मोदी उसे सुपर हाईवे की स्पीड से नाप रहे हैं। हर हिंदू हर्षित है कि मोदी उसके धर्म की रक्षा करते हुए धर्म ध्वजा को आगे लेकर जा रहे हैं। धर्मो रक्षति रक्षितः, अर्थात जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। यह तो सनातन वाक्य हो गया। अब इसका चुनावी मतलब समझिए। सीएसडीएस के पोस्ट पोल सर्वे के मुताबिक 2014 के लोकसभा चुनाव में 43% हिंदू वोट एनडीए को यानी मोदी के अलायंस को मिला था। 2019 में एनडीए का हिंदू वोट शेयर बढ़कर 52% हो गया, यानी कश्मीर से कन्याकुमारी तक, गुजरात से अरुणाचल तक 100 में से 52 हिंदू वोटर ने मोदी के नाम पर वोट दिया। 2024 में हिंदू वोट में मोदी का शेयर बढ़ना तय है। क्या यह 52% से बढ़कर 62% हो जाएगा या 72% तक पहुंच जाएगा, यह मई में पता चलेगा। अभी इतना समझ लीजिए कि हिंदू शेयर में 5% का इजाफा कम से कम 15 सीटों का रिजल्ट मोदी की तरफ मोड़ देगा। 2019 के चुनाव में 52% हिंदू वोट से एनडीए को 353 सीटें मिली थीं। 24 में अगर 57% हिंदू वोट मिले तो एनडीए को 368 सीटें मिल सकती हैं। 62% हिंदू वोट से एनडीए 383 सीटों तक पहुंच सकता है। 67% हिंदू वोट एनडीए को 398 सीटों तक पहुंचा देगा और 72% हिंदू वोट एनडीए को 400 पार 400 सीटों तक लेकर चला जाएगा। यूपी, एमपी, बिहार, राजस्थान, गुजरात, छत्तीसगढ़, दिल्ली, हरियाणा, कई राज्यों में बीजेपी सैचुरेशन पॉइंट तक पहुंच चुकी है। बेशक यहां वोट शेयर बढ़ने से सीटें उस अनुपात में नहीं बढ़ेंगी, लेकिन अन्य राज्यों में हिंदू वोट से मोदी को लैंडस्लाइड विक्ट्री मिल सकती है। 1 जनवरी 2024 से लेकर आज तक मोदी ने कहां-कहां का दौरा किया, मोदी कहां मेहनत कर रहे हैं, इससे 24 के चुनाव का पैटर्न समझिए। 2 जनवरी तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली का दौरा। 3 जनवरी लक्षद्वीप में प्रधानमंत्री का रोड शो। 4 जनवरी त्रिशूर केरल में रहे मोदी। 5 जनवरी जयपुर राजस्थान। 8 जनवरी गुजरात का अहमदाबाद। 9 जनवरी अहमदाबाद में यूएई के राष्ट्रपति के साथ रोड शो। 10 जनवरी वाइब्रेंट गुजरात शो। 11 जनवरी दिल्ली में मुस्लिम डेलीगेशन से मुलाकात। 12 जनवरी नासिक के कालाराम मंदिर में दर्शन, मुंबई में अटल सेतु का उद्घाटन। 14 जनवरी दिल्ली में पोंगल उत्सव में शामिल। 16 जनवरी आंध्र प्रदेश में लेपाक्षी के वीरभद्र मंदिर में दर्शन, केरल के कोच्चि में रोड शो। 17 जनवरी केरल के गुरुवायूर मंदिर में दर्शन, कोच्चि के त्रिप्रयार मंदिर में दर्शन। 19 जनवरी महाराष्ट्र के शोलापुर और कर्नाटक के बेंगलुरु का दौरा। 20 जनवरी श्रीरंगम के श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर में दर्शन, रामेश्वरम में श्रीनाथ स्वामी मंदिर में दर्शन। 21 जनवरी तमिलनाडु के धनुषकोडी में कोदंड रामा स्वामी मंदिर में दर्शन। 22 जनवरी अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा। 23 जनवरी दिल्ली के लाल किला में नेताजी को श्रद्धांजलि, कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने का ऐलान। 25 जनवरी यूपी के बुलंदशहर में पब्लिक मीटिंग, जयपुर में फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों का स्वागत। 26 जनवरी राजपथ पर गणतंत्र दिवस समारोह। 27 जनवरी छात्रों के साथ परीक्षा पर चर्चा। 3 फरवरी ओडिशा के संबलपुर में रैली, लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न सम्मान देने का ऐलान। और 4 फरवरी असम के गुवाहाटी में रोड शो और रैली। जीत तय है, बहुमत मिलने में
किसी को शक नहीं है, फिर भी मोदी इतनी मेहनत कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने और उनके सबसे भरोसेमंद लेफ्टिनेंट होम मिनिस्टर अमित शाह ने सरकार के मंत्रियों, बीजेपी के सांसदों और पार्टी के नेताओं को साफ साफ कह दिया है कि ढिलाई मत दो, चुनाव के काम में जी जान से लग जाओ। राहुल गांधी और उनके साथी 2024 में 2004 रिपीट हो जाने का ख्वाब देख रहे हैं। आप भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगे? देखिए, मुश्किल तो यह है कि कई बड़े आयोजन होते हैं, बड़े कार्यक्रम होते हैं, हम लोगों को निमंत्रण ही नहीं मिलता, तो अपने आप क्या मांगे हम निमंत्रण। कांग्रेस ने स्ट्रेटजी बदली है। अलायंस बनाना और अलायंस पार्टनर्स को साथ लेकर चलना अभी राहुल की प्रायोरिटी में नहीं है। राहुल अभी मुस्लिम वोट जोड़ रहे हैं, चुनाव बाद वो अलायंस जोड़ेंगे। पहले मुसलमान जोड़ो, फिर सीटें जोड़ो। राहुल 2004 की तरह ही जोड़ तोड़ करके पीएम की कुर्सी तक पहुंचना चाहते हैं। मोदी और शाह अपने लोगों को बता रहे हैं कि चाहे जो भी हो, 2004 रिपीट नहीं होने देना। बिहार में नीतीश कुमार के लिए एनडीए का बंद दरवाजा खोल देना और ओडिशा में प्रधानमंत्री का नवीन पटनायक को मित्र बता देना, यह सब यूं ही नहीं हो रहा। 2024 के लिए मोदी एकदम एयर टाइट स्ट्रेटजी बनाकर चल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मोदी के लिए चुनौतियां नहीं हैं, चुनौतियां हैं और भरपूर हैं। हिंदी हार्टलैंड की बात अलग है, मगर कर्नाटक की 28 में से 25 सीटें जीतने का रिकॉर्ड मेंटेन करने में चैलेंज है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी तगड़ी टक्कर दे रही हैं। 19 में बीजेपी ने बंगाल में 18 सीटें जीती थी। तमिलनाडु में डीएमके अलायंस के गढ़ को तोड़ना मुश्किल दिखता है और केरल में यूडीएफ और एलडीएफ के बीच जगह बनाना भी आसान नहीं होगा। ये जो मर्जी षड्यंत्र कर ले हमारे खिलाफ, कुछ नहीं होने वाला। और मैं भी डटा हुआ हूं इनके खिलाफ, मैं भी नहीं झुकने वाला। ये कहते हैं बीजेपी में आ जाओ, हम छोड़ देंगे। मैंने कहा बिल्कुल नहीं आऊंगा बीजेपी में, कतई नहीं आऊंगा बीजेपी में। क्यों आ जाए बीजेपी में? नहीं आते बीजेपी में। बीजेपी में चले जाओ तो सारे खून माफ सब। हमने कौन सा गलत काम किया? स्कूल ही तो बनवा रहे हैं, अस्पताल ही तो बनवा रहे हैं, सड़कें ही तो बनवा रहे हैं, पानी का ही तो इंतजाम कर रहे हैं, सीवर ही तो ठीक करा रहे हैं। कौन सा गलत काम किया? मोदी के लिए चुनौतियां महाराष्ट्र में भी हैं। महाविकास अघाड़ी की गाड़ी अगर पटरी पर आकर दौड़ गई तो 24 में 19 वाला रिजल्ट रिपीट करना मोदी के लिए मुश्किल होगा। नरेंद्र मोदी इन सारी चुनौतियों को अलग अलग डील कर रहे हैं। मोदी के वोट का सबसे बड़ा घेरा हिंदुत्व से तैयार होता है। इसमें बीजेपी के लिए मिनिमम 22% वोट है। मोदी के वोट का दूसरा घेरा बेनिफिशियरी वोट का है। इसमें पिछले साल तक 15% वोट जुड़े थे। मोदी के वोट का तीसरा घेरा मिसलेनियस वोट का है। इसमें महिला भी हैं, यूथ भी, राष्ट्रवादी वोट भी हैं और बीजेपी की इलेक्शन मशीन की मेहनत भी। तीनों घेरे मिलाकर मोदी 50% से ऊपर का वोट शेयर हासिल करना चाहते हैं। इसीलिए हर रैली में मोदी 10 साल की उपलब्धियों का ब्यौरा देते हैं। छोटे लक्ष्य रखकर कोई भी देश, कोई राज्य तेज विकास नहीं कर सकता। पहले की सरकारें ना बड़े लक्ष्य तय करती थी और ना ही अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उतनी मेहनत करती थी। हमने पहले की सरकारों की सोच को भी बदल दिया है। मेरे युवा साथियों, आपका सपना मोदी का संकल्प है। और आपके सपने पूरे हो, इसके लिए मोदी अपनी तरफ से कोई कसर बाकी नहीं छोड़ेगा। और ये मोदी की गारंटी है। भाइयों और बहनों, ये जो भी काम आज हो रहे हैं, इनका एक ही लक्ष्य है। लक्ष्य है भारत और भारतीयों का सुखी और समृद्ध जीवन। लक्ष्य है भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक ताकत बनाने का। लक्ष्य है 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का। मोदी के दुश्मन जब मिलते हैं तो क्या बात करते हैं?
मोदी के शत्रुओं की मीटिंग में 3 M पर फोकस रहा है: मनी, मुसलमान और खुद मोदी। मोदी के पास मनी पावर है, प्रधानमंत्री के पास केंद्र सरकार का पैसा है, जिससे मोदी नए नए प्रोजेक्ट बना लेते हैं और 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन जैसे प्रोग्राम चला देते हैं। 2020-21 में मोदी ने 5,41,330 करोड़ का राशन फ्री में बांट दिया था। 2021-22 में सरकार ने 2,88,969 करोड़ का राशन बांटा। 2022-23 में मोदी सरकार ने 2,87,194 करोड़ का राशन दिया और 2023-24 में फ्री राशन के लिए 1,97,350 करोड़ रुपए रखे गए और इस साल बजट में 2 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। मोदी के दुश्मनों के पास यह बेनिफिट नहीं है। दूसरी बात यह है कि मोदी की पॉलिटिकल पावर जैसे जैसे बढ़ी, वैसे वैसे बीजेपी का खजाना भी बड़ा होता चला गया। 2016 से 22 के बीच सियासी दलों को इलेक्टोरल बॉन्ड से 9,188 करोड़ रुपए का चंदा मिला। इनमें से 57% चंदा अकेले बीजेपी के खाते में गया। 6 साल में बीजेपी को इलेक्टोरल बॉन्ड से 5,272 करोड़ रुपए का चंदा मिला, जबकि कांग्रेस को सिर्फ 952 करोड़ रुपए मिले। दिल्ली के दीनदयाल उपाध्याय मार्ग से चलने वाली भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल कॉर्पोरेट घराने की तरह चलती है। सबका रोल डिफाइंड है। टॉप लेवल पर गाइडेंस प्रधानमंत्री की रहती है। विरोधियों के पास न तो इतने संसाधन हैं, न इतने लोग हैं और न ही ऐसी सोच है। राहुल गांधी आजकल पर्दे पर नजर आते हैं, कभी बीड़ी वर्कर के साथ बीड़ी बनाते हुए, कभी वो किसान के साथ फसल रोपते हुए, कभी हम उनको देखते हैं मैकेनिक के साथ, कभी देखते हैं ट्रक ड्राइवर के साथ, और ये बड़े अच्छे वीडियोस बनते हैं। तो इलेक्शन में इन चीजों का फायदा होता है? कोई फायदा नहीं होगा। देखिए, राहुल गांधी को इसका फायदा इसलिए नहीं होगा, कोई भी चीज एब्सोल्यूट ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होती है। राहुल गांधी को इसका फायदा इसलिए नहीं होगा कि अगर आप 60 वर्ष आपकी और आपकी फैमिली, आपकी पार्टी रूलिंग पार्टी रहने के बाद आज जाकर आप बता रहे हैं कि धान की रोपनी कैसे होती है या चांदनी चौक में बुलेट रिपेयर कैसे होता है, तो इट जस्ट सोच कि अभी तक जनता ने आपको सही वजह से इलेक्ट नहीं किया, क्योंकि आपको पता ही नहीं यार कि ये तो सामान्य बच्चे रोज ही जानते यार कि रोपनी कैसे होती है। मतलब आप ट्रक ड्राइवर की जिंदगी को बताना चाहते हैं, आप खुद सीखना चाहते हो, तो एक बात हो सकती है, और आप जनता को ये बता रहे हैं कि मैं 50 साल की उम्र तक मैं जानता ही नहीं हूं कि ट्रक ड्राइवर कैसे, उनकी जिंदगी क्या होती है। भाई मैं तो समझता हूं कि जो भी सामान्य राजनीतिक कार्यकर्ता है, नीचे से उठ के आया है, उसको मालूम है कि खेती करने वाले लोग की जिंदगी क्या होती है, धान की रोपनी कैसे होती है, ट्रक ड्राइवर्स की जिंदगी कैसे होती है। इसको जब ड्रामेटाइज आप करते हो, आपको वीडियो व्यू मिलेंगे, लेकिन वोट पर कोई बहुत असर नहीं पड़ेगा। वो जमाना चला गया जब लोकसभा जैसा चुनाव किसी एक नारे पर लड़ लिया जाता था। अब कोई इंदिरा गांधी गरीबी हटाओ का नारा लगाकर चुनाव नहीं जीत सकती। कोई वीपी सिंह अब बोफोर्स जैसा मुद्दा उछालकर प्रधानमंत्री नहीं बन सकते। वोटर का पॉलिटिकल अवेयरनेस बढ़ा है, ऊंच नीच की समझ बढ़ी है। पिछले 75 साल में वोटर ने जितने अनुभव कर लिए, उनमें मोदी वाला एक्सपीरियंस ही उसे बेटर लगता है।